वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अजीब अग्रवाल शुरू करने जा रहा हूं आज हमारी क्लास 6। अब तक हमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की क्लासेस कवर कर ली हैं। इसके अलावा हमने सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ। शुरू करते हैं हमारी क्लास के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ेंगे आज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो भागों में रखा गया है। ठीक है, पहले जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ने वाले हैं वो है लो लेवल लैंग्वेज, और दूसरी जो हम पढ़ेंगे वो होगी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज होगी हमारी वो दो भागों में रखी गई हैं। पहली जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी मशीन लैंग्वेज, और सेकेंड होगी हमारी असेंबली लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज है आपकी, उस मशीन लैंग्वेज को आप और किस नाम से भी जानते हैं। मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, एवं इसे हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब जनरेशन स्टार्ट होती है तो फर्स्ट जनरेशन में हमने मशीन लैंग्वेज से स्टार्टिंग की है, तो इसे हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। मशीन लैंग्वेज के बाद में जब मशीन लैंग्वेज हमारी थी तो उसमें 0 और 1 जो बाइनरी लैंग्वेज हुआ करती थी हमारी, इसका प्रयोग करने से ये क्या है बहुत ज्यादा कठिन होने लगती थी। तो हमारी जो बाइनरी लैंग्वेज थी उसमें 0 और 1 की प्रोग्रामिंग की वजह से उसमें काफी सारी समस्याएं दिक्कतें आने लगी। उस कोड को रीड करने में भी दिक्कत होती थी, जब भी कोई एरर बीच में आया करती थी उसको रिमूव करने में भी दिक्कत होने लगी। इसलिए हमने स्विच किया और फिर उसके बाद में हम मशीन लैंग्वेज से हम आए असेंबली लैंग्वेज में। अब असेंबली लैंग्वेज में हमने क्या किया, असेंबली लैंग्वेज में हमने कुछ कोड्स बनाए। ठीक है, जिन कोड्स को हमने क्या नाम दिया, उसको कहा हमने सिंबॉलिक लैंग्वेज। सिंबॉलिक लैंग्वेज, और आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं जैसे सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। यहाँ पे कुछ संकेत बनाए गए, जैसे कि अगर आपको एडिशन करना हो तो एडिशन के लिए आपने एक संकेत बनाया एडीडी, एडिशन का एडीडी। ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना हो तो मल्ट। ठीक है, इस प्रकार से आपने कुछ संकेत बनाए। इसलिए हमने इस असेंबली लैंग्वेज को जो कहा वो कहा हमने एक सिंबॉलिक लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा। यहाँ तक हमारे लो लेवल में हमने जो लैंग्वेज है उसको दो भागों में रखा है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज को हमने 6 प्रकार की भाषाओं में रखा है, जिसमें आपके पास जो पहली है जिसे एज स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। दूसरी हमने जो रखी है वो रखी है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। थर्ड हमने रखा है पीएफ, पी मीन्स प्रोसीजरल। एफ फंक्शनल लैंग्वेज। ओ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। उप्स,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और लास्ट है हमारी एम, मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज, ये हमने हाई लेवल लैंग्वेज को 6 भागों में रखा है। आगे हम इन लैंग्वेजेस को जनरेशन के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, जनरेशन के अकॉर्डिंग हमने इन लैंग्वेजेस को कैसे कैसे रखा है, और हाई लेवल लैंग्वेज में जब हमने शुरुआत की तो कहाँ से की है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं वापस से शुरुआत से, जैसे हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारी लो लेवल लैंग्वेज की, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल जो लैंग्वेज थी आपकी, उसमें ये था कि आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी पड़ती थी वो आपको सिर्फ एक हार्डवेयर के लिए ही बनानी पड़ती थी। यानी कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट की है तो आप उसे किसी अदर हार्डवेयर पर रन नहीं कर सकते थे। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं ओनली फॉर वन हार्डवेयर एट अ टाइम। यहां पर हमने जो लो लेवल लैंग्वेज है इसको 2 भागों में रखा है। पहला हमने क्या पढ़ा, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को हमने क्या क्या कहा इसके बारे में। मशीन लैंग्वेज किस पे थी हमारी, बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि किस पे कार्य करती थी, 0 और 1 पे। ठीक है, और इसके बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर के द्वारा इसे सीधा समझा जाता था। कंप्यूटर द्वारा सीधा समझा जाता था। इसीलिए कंप्यूटर के द्वारा सीधे समझे जाने की वजह से इसलिए हमने इसको क्या कहा, कंप्यूटर की एक आधारभूत भाषा है। कंप्यूटर की हमने इसे क्या कहा, आधारभूत भाषा। अब जो हमारे मशीन लैंग्वेज में जो हमारे निर्देश दिए गए उन निर्देशों को हमने समझने के लिए 2 भागों में रखा अलग अलग। यानी कि इसके जो निर्देश हैं, निर्देशों को हमने 2 भागों में रखा अलग अलग। पहले भाग को हमने कहा ऑपकोड, क्या कहा, ऑपकोड, और दूसरे वाले भाग को हमने कहा ऑपरेंड। अब ऑपकोड और ऑपरेंड क्या होते हैं ये समझिए। जो हमारे ऑपकोड होते हैं, ऑपकोड क्या होते हैं हमारे, ऑपकोड को हम कहते हैं ऑपरेशन का प्रकार। जो ऑपरेशन का प्रकार हम यूज लेने वाले हैं कि हमारा जो ऑपरेशन होने वाला है वो किस प्रकार का है, ऑपरेशन का प्रकार। यानी कि किन्हीं 2 डिजिट पे हम कौन सा ऑपरेशन लगाने वाले हैं, जैसे कि प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है, कौन सा वाला ऑपरेशन हमारा होने वाला है, उसको हमने क्या कहा, ऑपकोड। इसके बाद में हमने ऑपरेंड जो यूज लिया, ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या चीज होगी हमारी, ऑपरेंड होगा हमारा ऑपरेशन को, ऑपरेंड को हम बोलेंगे लोकेशन। लोकेशन कैसे, जैसे जो भी हमारा मेमोरी एड्रेस होने वाला है, मेमोरी एड्रेस। ठीक है, मेमोरी एड्रेस जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ आपके पास कोई डिजिट्स है अलग अलग, जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, या आपकी किसी एड्रेस पे, मेमोरी एड्रेस पे कोई डिजिट्स है आपकी, तो आपके पास ये जो एड्रेस होगा ये तो डाटा है हमारा, इसका इस डाटा पे ये कोई एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे ये डाटा है, जैसे ये है अलग अलग। तो आप आप क्या लेंगे, जैसे मुझे इस लोकेशन पे ये 3 है, यहाँ पे कोई एड्रेस है, जैसे इसका कोई सा भी एड्रेस हो सकता है 101,
और यहाँ पे जैसे 4 का कोई एड्रेस होगा 1004, तो इन दो एड्रेसेस के बीच में हम कौन सा ऑपकोड लगाने वाले हैं जिसे हमें प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इस एड्रेस पे जो भी हमारा डाटा होगा उस डाटा के बीच में हम ये क्या करेंगे, ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए हमने उनको क्या कहा, ऑपरेंड्स। ये हमारी जो मेमोरी लोकेशंस है, इन मेमोरी लोकेशंस को हमने क्या कहा, ऑपरेंड कहा। यहाँ पे हमारा ऑपकोड समझ में आ गया आपको, ये हमारा ऑपरेंड हो गया। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको मशीन लैंग्वेज समझ में आई। इसके बाद में हमारा जो सेकंड है वो है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में हमने क्या करा, जो बाइनरी अंक थे हमें उनको समझने में कठिनाई होती थी, उसकी प्रोग्रामिंग में हमें दिक्कत आने लगी। तो हमने क्या कहा, जो बाइनरी अंक हैं, बाइनरी अंकों को बाइनरी अंकों के स्थान पर हमने क्या किया, जो अल्फा न्यूमेरिकल हैं, अल्फा न्यूमेरिक प्रतीकों का उपयोग किया। अल्फा न्यूमेरिक जो आपको प्रतीक है वो मैंने अभी बताया है आपको, प्रतीकों का उपयोग किया। ठीक है, और जो ये प्रतीक है, अल्फा न्यूमेरिक प्रतीक है हमारे पास, इन अल्फा न्यूमेरिक प्रतीकों को से जो कोड बना हमारा, उस कोड को हमने क्या कहा, उसको कहा हमने न्यूमेनिक्स कोड। क्या कहा, न्यूमेनिक्स कोड। तो अब आप कह सकते हैं कि न्यूमेनिक्स कोड का जो यूज किया जाने लगा वो कब यूज किया जाने लगा, असेंबली लैंग्वेज के अंदर। वहां पर हमने क्या किया, अल्फा न्यूमेरिकल जो प्रतीक है उनका उपयोग किया और उन्हीं प्रतीकों को हमने क्या कहा, न्यूमेनिक्स कोड। ठीक है, अब इस न्यूमेनिक्स कोड में आपको जो समझना है वो ये है कि ये जो न्यूमेनिक्स कोड हमने बनाया है असेंबली भाषा में, इसको कंप्यूटर डायरेक्ट समझ नहीं सकता। तो इसको समझाने के लिए हमने क्या किया, एक ट्रांसलेटर का उपयोग किया, और उस ट्रांसलेटर का नाम क्या रखा, ट्रांसलेटर। वो ट्रांसलेटर हमारा कौन सा हुआ, वो हुआ हमारा असेंबलर। और ये जो कंप्यूटर कोड है, ये न्यूमेनिक्स कोड, ये डायरेक्ट समझा नहीं जा सकता था, डायरेक्ट समझा नहीं जा सकता। ठीक है, तो जो हमारा असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखा हुआ है, उस कोड को डायरेक्ट नहीं समझे जाने की वजह से हमने एक ट्रांसलेटर का यूज किया, और वो ट्रांसलेटर कौन सा था, हमारा असेंबलर, जो क्या करता था, हमारे असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीनी लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करने का कार्य करता था। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हमारे पास कौन सा है, अब हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड क्या है, हमने मशीन लैंग्वेज पढ़ ली लो लेवल लैंग्वेजेस में, और लो लेवल लैंग्वेज के बाद में अब जो हमारा सेकंड चलेगा वो है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब हाई लेवल लैंग्वेज में भी वही दिक्कत है हमारे पास, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हमने बनाई हैं, आगे जो हम पढ़ते आ रहे हैं धीरे धीरे, उन हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो कोड है, वो कोड भी पीसी के द्वारा मशीन लैंग्वेज में डायरेक्ट समझा नहीं जा सकता, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा को समझता है, 0 और 1, यानी बाइनरी भाषा को। बाइनरी भाषा को समझने के लिए हमें हाई लेवल लैंग्वेज से जो कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ी, तो हमें बीच में ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी। और उन ट्रांसलेटर में क्या किया हमने, जो हाई लेवल लैंग्वेज की जो हमारे निर्देश हैं, उन निर्देशों को मशीन कोड में बदलने के लिए, मशीन कोड में बदलने के लिए हमने क्या किए, ट्रांसलेटर्स बनाए अलग अलग। क्या बनाए, ट्रांसलेटर्स। अब वो ट्रांसलेटर कौन कौन से हमारे पास, देखिए, एक तो हमने बनाया कंपाइलर, दूसरा है हमारे पास इंटरप्रेटर,
और एक मैंने आपको नॉर्मली पढ़ाया है अभी पीछे ही लो लेवल लैंग्वेज में, एक हमने पढ़ा कौन सा, असेंबलर। असेंबलर आपको समझ में आ गया। दो चीजें हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दोनों में क्या अंतर है, कंपाइलर क्या कार्य करता है और इंटरप्रेटर हमारा क्या कार्य करता है। कंपाइलर क्या करता है, जो हमारा सोर्स कोड होता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम बनाते हैं, उसका जो पूरा कोड बनने के बाद में हम उसको क्या कहते हैं, सोर्स कोड। तो कंपाइलर क्या करता है, हमारे सोर्स कोड को, पूरे को, सोर्स कोड जो हमारा सोर्स कोड है, पूरे कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। यानी पूरे कोड को एक साथ रन करता है, यानी कि जितनी भी एरर्स आने वाली है आपके पास वो सारी एक साथ आएगी पूरे कोड की। तो हमें उन सारी एरर्स को रिमूव करने में हमें काफी प्रॉब्लम होती है। तो हमारे पास कंपाइलर जो क्या करता था, सोर्स कोड को, पूरे कोड को एक साथ ही एग्जीक्यूट करता था और उससे हमारे को जितनी भी एरर्स होती थी उस प्रोग्राम में वो सारी एरर्स एक साथ मिल जाती थी। इस समस्या से थोड़ा सा सुधार लाने के लिए हमने क्या किया, बाद में एक और इंटरप्रेटर बनाया। इंटरप्रेटर क्या करता है, पूरे कोड में से कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है, लाइन बाय लाइन। यानी आपका जो कोड है उसकी पहली लाइन चेक होगी, उस पहली लाइन में जो भी एरर आने वाली है वो एरर आपको मिलेगी। जब आप उस एरर को रिमूव कर देते हैं उसके बाद में आपका इंटरप्रेटर है वो नेक्स्ट लाइन में स्विच करता है, यानी अगले लाइन पे, फिर अगली लाइन में आपके पास एरर मिलती है। तो लाइन बाय लाइन जब आप जाते हैं तो आपको इतनी समस्याएं नहीं आती एरर्स को रिमूव करने के अंदर। हमने जो सेकंड यूज किया ट्रांसलेटर, वो कौन सा था हमारे पास, इंटरप्रेटर। ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन एरर रिमूव करता है, लाइन बाय लाइन कोड को इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट करता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई, ये हमारा हो गया। इसके बाद में आपको ये भी मैंने आपको बता दिया है कि असेंबलर क्या करता है, हमारी जो असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली हमारा जो प्रोग्राम है, असेंबली भाषा को क्या करता है, मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहां तक आपको पता चल गया। अब आपको जो बात समझने की है वो ये है कि जब हम कंपाइल करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं तो जब हमारा सोर्स कोड होता है तो सोर्स कोड से हम कंपाइल करने के बाद में जो हमारे पास बिना एरर्स वाला जो कोड आता है और उस कोड को रन कराने के बाद में हम उस कोड को सेव करते हैं। सेव करने के बाद में आप उस कोड को ले जाकर किसी दूसरे पीसी पे रन करवा सकते हैं, उससे पहले आप डायरेक्टली सोर्स कोड को आप ले जा नहीं सकते। तो ऑब्जेक्ट कोड जो हमारा बनता है सेव करने के बाद में, जब आपके पास सारी एरर्स रिमूव हो जाती है तो उसको, उस कोड को, जो आपका ऑब्जेक्ट कोड होता है उसको यहां से रन कराने के बाद में उसको जो हम बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, हम उसको ऑब्जेक्ट कोड, क्या बोलेंगे हम उसको, ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड को रन कराने के बाद में जब आपके पास कोई भी एरर नहीं आती है और जिस कोड को आप सेव कर लेते हैं, जो सेव करने के बाद में आपके पास जो फाइल बनती है उस फाइल को आप क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कोड। और उस ऑब्जेक्ट कोड को आप ले जाकर किसी भी दूसरे पीसी पे, दूसरे कंपाइलर पे आप उसको रन करवा सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। और शुरुआत करते हैं आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस में। हम कौन कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, आपकी पहली लैंग्वेज होगी यहाँ पे, देखिए पहली लैंग्वेज है हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज। पहले कौन सी हमारी, प्रोसीजरल लैंग्वेज। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है प्रोसीजरल मींस ये क्या करेगा, किसी एक प्रोसीजर को फॉलो करेगा, प्रोसीजर से ही ये आपकी जो लैंग्वेज है ये चलने वाली है। ये हमारा कौन सी, प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज के बारे में हम एक चीज हम सीधे ही लिख सकते हैं, कौन सी बात, कि ये सबसे साधारण प्रकार की भाषा है हमारी, क्योंकि एक प्रोसीजर को फॉलो करेगी, सबसे साधारण प्रकार की भाषा। ठीक है, इसमें जो आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज है इसमें जो अप्रोच फॉलो होती है वो अप्रोच कौन सी होती है आपकी, टॉप टू बॉटम, टॉप टू
बॉटम अप्रोच, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करती है, ठीक है, टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करती है, टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करती है। यानी कि इसका एक शुरुआती बिंदु होगा, बीच में कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ आपका मेथड होगा प्रोग्राम का, उसके बाद में इसका अंतिम बिंदु होगा। तो ये सीरियल से प्रोसीजर बाय प्रोसीजर चलती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज कहते हैं। और इसी कारण हमने इसको क्या कहा, ये टॉप टू जो बॉटम है उस अप्रोच को फॉलो कर रही है। और जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करती है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं ये कैसी प्रकार की एक लैंग्वेज होगी हमारी, इंपेरेटिव। कौन सी होगी हमारी, इंपेरेटिव लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर जो हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे इसका, तो इसके प्रोसीजर में हमारे पास बीच में क्या क्या आने वाले हैं, इस प्रोसीजर में, प्रोसीजर को फंक्शन, सबऑर्डिनेट, सबरूटीन फंक्शन, फंक्शन सबरूटीन फंक्शन तथा मेथड कहा जाता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई, यहां तक आपको प्रोसीजर लैंग्वेज समझ में आ गई, कौन कौन सी प्रोसीजर लैंग्वेज में बातें होती है। अब प्रोसीजर लैंग्वेज में हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो हमें पढ़ेंगे आगे जाके। आप कुछ लैंग्वेजेस हैं, एग्जांपल में लिख लीजिए आप, जैसे कि आप पहले लिखिए बेसिक, दूसरी हमारे पास फोर्ट्रॉन, पास्कल, कोबोल, सी और एडा। ये हमारी क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं जो एक प्रोसीजर को फॉलो करती हैं। ठीक है, अगला चलिए, अगला जो हमारा सेकंड है, सेकंड लैंग्वेज है हमारी, वो है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर्ड का मीन्स क्या होता है, ढांचा। यानी कि ये क्या लैंग्वेज क्या करेगी, एक ढांचे का प्रयोग करेगी। ढांचे में क्या समझेंगे आप, देखो ढांचे से हमारा क्या मतलब है कहने का, वो है हमारा कि ये क्या करेगी स्ट्रक्चर लैंग्वेज हमारी, जो बड़े प्रोग्राम होंगे, बड़े प्रोग्रामों को, बड़े प्रोग्रामों को मैनेज करने, बड़े प्रोग्रामों को मैनेज करने के लिए हमें क्या करती है, अतिरिक्त टूल्स जो होते हैं वो उनको प्रोवाइड करती है। बड़े प्रोग्रामों को मैनेज करने के लिए अतिरिक्त टूल्स प्रदान करती है। और जब हमारा कोई भी प्रोग्राम होगा, स्ट्रक्चर लैंग्वेज क्या करेगी, जब कोई प्रोग्राम बड़ा हो जाता है तो उसको विभिन्न छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। तो हमें एक बात ये भी कह सकते हैं कि प्रोग्राम को विभिन्न स्ट्रक्चर में बांटा जा सकता है। और यहाँ पर स्ट्रक्चर लैंग्वेज में हम जो वेरिएबल्स का यूज करेंगे, आगे हम वेरिएबल वाला टॉपिक भी आगे अच्छे से पूरा पढ़ेंगे आगे। एंड अभी के लिए लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो हमारी स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, यहाँ पे कौन से वेरिएबल्स का यूज होता है, वो होता है हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं ये हम आगे डिटेल में जानेंगे। अभी अगर मैं आपको यह समझाऊंगा तो आपको पूरा वेरिएबल वाला टॉपिक मुझे अच्छे से बताना होगा, इसलिए अभी केवल आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लैंग्वेज होती है, यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल्स का उपयोग किया जाता है, का उपयोग करती है।
ठीक है। और हमारी जो स्ट्रक्चर लैंग्वेज होगी ये भी किस अप्रोच को फॉलो करती है, ये भी हमारी टॉप टू जो डाउन है बॉटम, टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करती है, बॉटम अप्रोच को फॉलो करती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम जो हमारी अप्रोच है उसको फॉलो तो करेगी, लेकिन उसके साथ में जो हमारा गो टू स्टेटमेंट होता है, यानी कि लाइन स्विच करके या प्रोग्राम को स्विच करके दूसरी जगह पे जाना, उसको फॉलो करने की अनुमति नहीं देती। इसलिए हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, लेकिन टॉप टू बॉटम अप्रोच तो फॉलो करेगी, लेकिन गो टू जो स्टेटमेंट होता है, गो टू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट की अनुमति नहीं देती। नहीं देती। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई स्ट्रक्चर लैंग्वेज के बारे में। अब कौन कौन सी स्ट्रक्चर लैंग्वेज हैं, उन लैंग्वेजेस के हम एग्जांपल देख लेते हैं। एसीपी, एसीपी मीन्स एडा, सी लैंग्वेज, और पी यानी पास्कल। ये हमारी कौन सी हो गई स्ट्रक्चर लैंग्वेज है हमारे पास, एडा, सी लैंग्वेज और पास्कल। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। हमारा जो थर्ड है हमारे पास लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज कौन सी है जो हम पढ़ेंगे अब। थर्ड लैंग्वेज है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास कुछ सुविधाएं आने लगी प्रोसीजर लैंग्वेज के बाद में और स्ट्रक्चर लैंग्वेज के बाद में। हमारे जो कोड हुए उन कोडों को इसमें छोटा किया जाने लगा। क्या किया जाने लगा, कुछ प्रोग्राम के जो कोड हम बनाते थे, जैसे हमने एडिशन के लिए कोई प्रोग्राम बनाया है, सब्ट्रैक्शन के लिए हमने कोई प्रोग्राम बनाया है, अब हमें जब रिक्वायरमेंट बार बार किसी चीज के सब्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ने लगी, एडिशन की जरूरत पड़ने लगी, प्रोग्राम हमारा लेंथी और ज्यादा बड़ा होने लगा, तो हमने क्या किया, कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए अलग अलग, और उन ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने कोड रखा, कोड बनाया। अब हमें फ्यूचर में जब प्रोग्राम में कहीं पे भी उस कोड की जरूरत होती थी तो सिर्फ हम उस ऑब्जेक्ट को कॉल करते थे। उस कॉल करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट का नाम डालना होता था, तो वहां पर हमें क्या करते थे, पूरा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं होती थी, तो हमारा जो प्रोग्राम होता था वो छोटा होने लग गया धीरे धीरे, और हमें दिक्कतें कम आने लगी, एरर्स हमारे पास कम होने लगी, कोड को समझने में हमें आसानी होने लगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो आपका नया जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी वो कौन सी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये एक तो क्या है, हमारी नवीनतम लैंग्वेज है, नवीनतम, और साथ में नवीनतम एवं ये कैसी होनी, प्रचलित भी हो गई क्योंकि हमें काफी सुविधाएं मिलने लगी, इसलिए कैसी ये प्रचलित लैंग्वेज है। तो नवीनतम एवं प्रचलित, नवीनतम एवं प्रचलित भाषा कैसी है, नवीनतम एवं प्रचलित भाषा। इसमें क्या किया जाने लगा, ऑब्जेक्ट बनाए जाने लगे, ऑब्जेक्ट बनाया गया, ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट भी बनेंगी, क्लासेस भी बनेंगी, आगे क्लासेस भी पढ़ेंगे, इसके जो हमें डिटेल से पढ़ेंगे इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो इसमें ऑब्जेक्ट, क्लास, क्लासेस बनेगी। ठीक है, अलग अलग। इसके आगे आप क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि हमारा जो डेटा तथा ऑपरेशन, डेटा तथा ऑपरेशन की पेयरिंग, डेटा तथा ऑपरेशन की पेयरिंग को ऑब्जेक्ट पर किया जाने लगा, ऑब्जेक्ट पर किया जाता है एक तरह से। ठीक है, यहां तक आपको बातें समझ आई। अब इसके बाद में हमारे पास जो ऑप्स लैंग्वेज है, इस ऑप्स लैंग्वेज में हमारे पास कौन कौन सी भाषाएं आती हैं और उनके एग्जाम्पल लिखिए आप। एग्जाम्पल
कि हमारी उप्स जो लैंग्वेज है इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती है हमारे पास। देखिए लिखिए इसमें C++, जावा, C#, विजुअल बेसिक, .NET, ठीक है, पाइथन, स्मॉल टॉक, ये सारी वो लैंग्वेजेस हैं जो उप्स को फॉलो करती हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। तीनों गए हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस। फोर्थ लैंग्वेज जो हम यूज करेंगे वो है हमारे पास, फोर्थ है फंक्शनल लैंग्वेज। फोर्थ कौन सी हमारे पास, फंक्शनल लैंग्वेज। ठीक है, फंक्शनल लैंग्वेज क्या करेगी, नाम से पता चल रहा है फंक्शनल लैंग्वेज यानी कुछ फंक्शंस का यूज करने वाली है। फंक्शंस का यूज करने की वजह से हम इसको कहेंगे कि गणितीय प्रोसीजर को फॉलो करती है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं फंक्शन की वजह से जो प्रोसीजर होगा, इसका प्रोसीजर को गणितीय फंक्शन के समान, गणितीय फंक्शन के समान मानती है, गणितीय फंक्शन के समान मानती है। ठीक है, गणितीय फंक्शन के समान मानती है। और जो हमारा डाटा होगा इसमें फंक्शनल लैंग्वेज में, डाटा को एक प्रोग्राम के रूप में प्रोसेस करने की अनुमति देती है, ठीक है, फंक्शनल लैंग्वेज के बारे में ज्यादा होता है आपको ध्यान नहीं देना। नॉर्मली जो प्रोसीजर होता है ना, उस प्रोसीजर को गणितीय फंक्शन के समान मानती है और डाटा को एक प्रोग्राम में प्रोसेस करने की अनुमति देती है। ठीक है, इसमें आप कौन कौन सी भाषाएं आने वाली है आपके पास, एग्जाम्पल के रूप में लिखिए। जैसे पहले आइए आपके पास लिस्प, LISP, लिस्प की फुल फॉर्म क्या होती है, लिस्ट की फुल फॉर्म लिखिए लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, दूसरी आपकी लैंग्वेज है इसमें ML की फुल फॉर्म लिखिए मशीन लर्निंग। एक लिखिए आप इसमें हस्केल, और एक कौन सी हमारे पास F#, एक लिखिए आप स्काला, SCALA, स्काला। ठीक है, ये हमारी कौन सी है, फंक्शनल लैंग्वेजेस है। अगली कौन सी लैंग्वेज है हमारे पास, अगली लैंग्वेज है हमारी मार्कअप लैंग्वेज। फिफ्थ हमारे पास है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या करेगी, कौन सी होती है मार्कअप लैंग्वेज। देखिए इसमें जो मार्कअप लैंग्वेज होगी, यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। जो हम मार्कअप लैंग्वेज का आपको एक एग्जांपल पता होगा, आपको एक फुल फॉर्म याद होगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये कौन सी होती है हमारी HTML। और HTML अगर आपने लैंग्वेज पढ़ी है, अभी हम क्या कर रहे हैं रिवीजन, तो आपने कुछ तो पढ़ा ही होगा। HTML में क्या करते हैं हम, HTML में हम टेक्स्ट बनाते हैं अलग अलग, और वो टेक्स्ट हमारे क्या करते हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए यूज में लिए जाते हैं। यानी कि अगर टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है, इटालिक करना है, अंडरलाइन करना है, या टेक्स्ट की जो अभी आपकी थिकनेस है, कोई लाइंस हैं, हम अलग अलग टेक्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, हम यहाँ से हम इसमें ये एक बात कह सकते हैं कि जो हमारी मार्कअप लैंग्वेज है वो क्या करती है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और स्टाइल और उसकी आउटलाइन, एक तरह से लेआउट जो हम बोलेंगे उसका लेआउट को
एक टेक्स्ट पर परिभाषित करती है, ठीक है। और जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम टेक्स्ट टैग कहते हैं, जिसे टैग कहते हैं, ठीक है। अब ये टैग कौन कौन से होंगे, कितने प्रकार के टैग हैं, कैसे कैसे यूज किए जाएंगे, ठीक है। उन सभी टैग के बारे में हम जानकारी कब लेंगे, जब हम HTML पढ़ेंगे। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो मार्कअप लैंग्वेज है हमारी, उसके लिए हम एग्जाम्पल के तौर में कौन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे आगे चल के, वो पढ़ेंगे हम HTML, ठीक है। और HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे से, क्या ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, तो आपको ये कंफ्यूज तो होना ही नहीं है कि मार्कअप लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज आती है। आती है हमारे पास HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 5 लैंग्वेजेस हो गई हमारी। 6 लैंग्वेज आई है। 6 लैंग्वेज कौन सी है हमारे पास, 6 लैंग्वेज होगी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कौन सी है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट तैयार होगी जैसे मूवीज की तैयार होती है। इस लैंग्वेज में एक तो सबसे अच्छी जो बात है इसमें क्या है कि जो C और C++ होती थी हमारी, उसके में जैसे कंपाइलर्स की हमें जरूरत होती थी, स्क्रिप्ट लैंग्वेज में हमारे पास कंपाइलर्स की जरूरत नहीं होती है। पहली बात तो हम इसमें लिख देंगे बात कि C तथा C++ की तरह कंपाइल की जरूरत नहीं होती। पहली बात समझ में आ गई। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है हम इसको 2 भागों में रखेंगे। कौन कौन सी, एक तो क्लाइंट और एक सर्वर होगा हमारे पास। यानी हम जो 2 पढ़ेंगे, एक तो कौन सी हमारे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और जो दूसरे पढ़ेंगे हम वो कौन सी होगी, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, लैंग्वेजेस के एग्जांपल लिखिए। जैसे हम जो पहले पढ़ेंगे, नाम से पता है, जावा स्क्रिप्ट, जावा में जो स्क्रिप्ट बनती है, एक तो कौन सी होगी हमारी जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज। एक है हमारे पास पर्ल, कुछ एक पढ़ेंगे हम रूबी, और एक जो पढ़ेंगे हम वो कौन सी पढ़ेंगे, PHP। ये हमारी 4 लैंग्वेजेस हैं जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। सूचना सहायक में हमारी जो वैकेंसी है उसमें तो इन लैंग्वेजेस के लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, नॉर्मल कुछ बातें होती है जो पूछी जाती हैं। बाकी आप जो आपके आगामी जो वैकेंसीज हैं आने वाली, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक होती है, आपकी जो अब मदरसा में वैकेंसी आने वाली है, संस्कृत विभाग में जो सूचना सहायक की वैकेंसी है, हो सकता है अभी कंप्यूटर अनुदेशक आपने जो पिछला वाला एग्जाम दिया था बेसिक और सीनियर का, वहां पर आपसे काफी ज्यादा लैंग्वेजेस पूछी गई थी और काफी ज्यादा डीप में भी क्वेश्चन आए थे। तो कोशिश कीजिएगा अभी जितना पढ़ रहे हैं आप लोग उतना डीप से डीप उसमें जाएं, ताकि आपको उसका नॉलेज हो और जो आपके आगामी जो आने वाली वैकेंसी है उसकी तैयारी भी आपकी अभी से होना शुरू हो जाए, ठीक है। शुरुआत करते हैं। यहाँ तक हमारी 6 लैंग्वेज खत्म हो गई। अब इन्हीं लैंग्वेजेस को हमने यहाँ पे तो अलग तरीके से समझा है। अब इन्हीं लैंग्वेजेस को हमने जनरेशंस के अकॉर्डिंग भी अलग अलग भी रखा है। जैसे हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जनरेशंस पढ़ी थी, उसी प्रकार से इनको भी हमने जनरेशंस के अलग तरीके से अलग अलग रखा है। हम यहाँ पे एक चार्ट पढ़ लेते हैं कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनको जनरेशन के अकॉर्डिंग, तो जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है।
कितनी कितने जनरेशन में रखा है हमने, सब चीजों को 5 जनरेशन में रखा है, कंप्यूटर्स को भी हमने 5 जनरेशन में रखा है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हमारी कितने जनरेशन में चलेगी, प्राइम 5 जनरेशन में। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आपसे क्वेश्चन जनरेशन के अकॉर्डिंग भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए जनरेशन भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की साथ के साथ करवा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन सभी को पता है अच्छे से। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास क्या थी, मशीन लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन आई, जब सेकेंड जनरेशन में हमारे पास क्या है, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है। थर्ड जनरेशन, ये बाकी की मोस्ट है आपकी। थर्ड जनरेशन में लिखिए, थर्ड जनरेशन में आपके पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस आई। देखिए पहली जनरेशन, थर्ड जनरेशन में पहली लैंग्वेज आई सी, फिर आई सी प्लस प्लस, फिर आई सी हैश, जावा, फोर्ट्रॉन, ठीक है, कोबोल, पास्कल, विजुअल बेसिक, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, यहां तक आपकी हो गई। फोर्थ जनरेशन में लिखिए आप, फोर्थ जनरेशन में कौन कौन सी लैंग्वेज है हमारे पास, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल। उसके बाद में आपके पास पाइथन, पर्ल, रूबी, मैटलैब, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन लिखिए, फिफ्थ जनरेशन में आपका जो लैंग्वेज आती है वो है प्रोलॉग, मर्क्यूरी और लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, यहाँ तक हमारी जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ तक हमारा टॉपिक खत्म हो रहा है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास अब कुछ लैंग्वेजेस हैं। ये तो हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस देखी हैं, अलग से 6 प्रकार के भागों में बांटा हुआ है। कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनको हमने अलग तरीके से भी रखा हुआ है, उनको हम सेपरेट पढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे कि पहली जो हमारे पास आती है वो है नॉन प्रोसीजर, प्रोसीजर लैंग्वेज हमने पढ़ ली है हाई लेवल लैंग्वेजेस में। कुछ हमारे पास नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज भी है। अब नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज कौन सी होगी, कैसे होगी, इनका जो उपयोग होता है नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज का, इनका जो मेनली जो यूज किया जाता है वो है रिलेशनल जो डाटाबेस बनाए जाते हैं, तो रिलेशनल डाटाबेस में इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा कि आपको नाम से पता चल रहा है क्या है ये, नॉन प्रोसीजर मीन्स किसी प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती है। यानी कि जैसे प्रोग्रामिंग में हमारा कोई फंक्शन या मेथड अभी फर्स्ट स्टेप पे चल रहा है, तो हम सीधे स्विच करके थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप पे हम आ जाएंगे। यानी कि जो हमारा गोटी स्टेटमेंट है उसकी अनुमति देगा ही, ठीक है, स्विच करेंगे हम यहाँ पे। तो इसलिए क्या है, ये नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है। तो पहली लाइन तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि ये जो रिलेशनल डेटाबेस है, रिलेशनल डेटा बेस भाषा होती है। ठीक है, और दूसरा हमने क्या कहा, ये क्रम महत्वपूर्ण नहीं है इनका, जो गोटो स्टेटमेंट है उसको अनुमति देती है। हम इसमें क्या कह सकते हैं कि निर्देशों का जो क्रम है, निर्देशों का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, निर्देशों का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अब ऐसी कौन सी लैंग्वेज जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है हमारे पास। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखिए एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये हो गया हमारी नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। इसके अगला है हमारे पास, अगली जो हम लैंग्वेज पढ़ेंगे वो कौन सी है, लॉजिक लैंग्वेज।
लॉजिक लैंग्वेज में आपको ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत है नहीं, सीधी सी बात है इसमें। ये क्या हो गया, जो गणितीय बेस पर आधारित होती है, गणितीय बेस पर आधारित है, और इसमें इफ देन एल्स का यूज किया जाता है, जैसे इफ देन एल्स। इफ देन एल्स, इफ मीन्स अगर ये होता है तो ठीक है, देन मीन्स अगर ये नहीं होता है, एल्स तो एल्स पार्ट में भी जो हमारे पास फंक्शन होगा या मेथड होगा उसको क्या करेगा, ये रन करेगा, यानी स्विच हो जाएगा। ठीक है, तो इफ देन एल्स का ये क्या करती है, यूज करती है लॉजिक लैंग्वेज। और इस लॉजिक लैंग्वेज में हम जो एग्जांपल है, यानी कि कौन सी लैंग्वेज देखेंगे, इस पे हमारे पास जो लैंग्वेज है वो है प्रोलॉग। और प्रोलॉग की फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रामिंग लॉजिक, प्रोग्रामिंग लॉजिक। ठीक है, यहाँ आपकी दो लैंग्वेज आपको मिल गई, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज और लॉजिक लैंग्वेज। यहां तक आपको बात समझ में आई। चलते हैं आगे। अगला, हमने लैंग्वेज तो पढ़ ली, सारी लैंग्वेज भी पढ़ी है। लैंग्वेज कठिन कैसे हो रही है, बाइनरी लैंग्वेज में हमारे पास 0 और 1 की वजह से कठिनाई भी आ रही है। उस कठिनाई को दूर करने के लिए हमने न्यूमेरिक कोड भी बनाए हैं। उन कोड को बनाने के बाद में हमारे पास असेंबली लैंग्वेज हो गई, फिर हमने हाई लेवल लैंग्वेज भी स्विच कर ली। लेकिन कई विद्यार्थियों को तो यही नहीं पता अभी तक कि ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं, ये प्रोग्राम बनाएंगे तो बनाएंगे कहाँ, जगह कहाँ है, किस पे लिखोगे, वर्डपैड पे लिखोगे, नोटपैड पे लिखोगे, कहाँ लिखेंगे। तो हर प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसको बनाने के लिए हर चीज हमारे पास अलग अलग है। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो क्या यूज किए हैं, हमने कुछ लैंग्वेज प्रोसेसर्स का यूज किया है अलग अलग। जैसे आप देखेंगे, अगर आपने HTML भाषा पढ़ी है तो HTML में जब आप अपना वेब पेज डिजाइन करते हैं तो वेब पेज पर आपको क्या करते हो, नोटपैड पे आपको कमांड्स यानी टेक्स्ट यूज करते हैं। हमारे जो होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML, उसमें हम नोटपैड का यूज करते हैं। ठीक है, तो नोटपैड के भी कुछ अलग अलग वर्जन है। तो हमने क्या किया कि ये जो प्रोग्राम्स हम यूज कर रहे हैं, जो प्रोग्राम्स हम लिख रहे हैं, इसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ लैंग्वेज प्रोसेसर। क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर। तो जो ये लैंग्वेज प्रोसेसर है, ये किस काम में आया है हमारे पास, इन लैंग्वेज प्रोसेसर के ऊपर हम क्या करेंगे, उन प्रोग्राम्स को लिखेंगे। जैसे आपने अगर कुछ प्रोग्राम बनाए होंगे तो आपने सी के लिए और C++ के लिए आपने टर्बोसी नाम से और टर्बोसी++ नाम से आपने लैंग्वेज प्रोसेसर यूज किए होंगे। अगर आपको पता होगा, आप में से कई स्टूडेंट अगर बीटेक के हैं, इनके या BCA वाले हैं, ठीक है, तो वो क्या हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर है। तो हमारा जो लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज है वो है क्यों, वो प्रोग्राम को लिखने, और जो भी उसमें एरर्स आती हैं उन एरर्स को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो डिबग करते हैं, तो लिखने तथा डिबग तथा उसका एग्जीक्यूशन यानी उसको रन कराने में, यानी उसका निष्पादन करने के लिए हमें लैंग्वेज प्रोसेसर की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, उन लैंग्वेज प्रोसेसर में हमारे पास क्या आता है, हमने पढ़ा उसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर में आपने 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ लिए, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ये बात मुझे आपको बार बार बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसके आगे हमारे पास जो चीज है समझने वाली, इसमें हमारे पास एक चीज और आती है, जो 2 चीजें हमारे पास, एक है हमारे पास लिंकर और एक है हमारे पास लोडर। लिंकर और लोडर का क्या कार्य होता है, कहाँ काम में आते हैं, क्या जरूरत पड़ रही है हमें लिंकर और लोडर की। देखिए, लिंकर और लोडर को आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझना पड़ेगा। एक डायग्राम थोड़ा सा टाइम लेगा आपका, लेकिन आपको बात क्लियर हो जाएगी कि लिंकर और लोडर होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, देखिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेटर है, ये क्या है हमारे पास, ट्रांसलेटर। ठीक है, तो ट्रांसलेटर है हमारे पास। जो आप प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम का जो कोड होता है, उस कोड को आप किस नाम से जानते हैं, उस कोड को हम बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स कोड।
तो जैसे मानिए 3 अलग अलग प्रोग्राम बनाए आपने अलग अलग, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, सोर्स कोड 1 है, सोर्स कोड। ये भी क्या है आपका एक सोर्स कोड है, अलग अलग है तीनों। ये भी क्या आपका एक सोर्स कोड है, ठीक है। इन सभी सोर्स कोड को आप क्या करते हैं, जो आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर है उस ट्रांसलेटर पे आप क्या करते हैं, इनको रन करवाते हैं, रन करते हैं। रन करने पे इनमें जो भी एरर आती है आप उनको रिमूव करते हैं यानी डिबग करते हैं। फिर उसका निष्पादन किया जाता है, एग्जीक्यूशन किया जाता है। तो निष्पादन करने के बाद में आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट फाइल बनती हैं। क्या बनती हैं, ऑब्जेक्ट फाइल्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या बनेंगे, हमारी ऑब्जेक्ट फाइल है, ऑब्जेक्ट फाइल। ये 3 ऑब्जेक्ट फाइल बन गए हमारे पास 3 सोर्स कोड के लिए अलग अलग। तो तीनों फाइल्स ऑब्जेक्ट फाइल बनने के बाद अभी आप क्या कर सकते हैं, इनको ले जा सकते हैं पेन ड्राइव में डाल के, किसी भी तरीके से अपने दूसरे पीसी में डाल सकते हैं आप। अगर मान लीजिए हमें इन तीनों ऑब्जेक्ट फाइलों को अगर एक साथ एक ही प्रोग्राम बनाना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, हमें जरूरत पड़ेगी फिर इन तीनों को लिंक करने के लिए हमें जरूरत जो पड़ेगी वो होगी हमारी जरूरत, अब हमें जरूरत पड़ेगी एक लिंकर की। तो हम यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक ये होगा हमारे पास लिंकर, ठीक। जो कि हमारे पास कहाँ मौजूद होता है लिंकर, वो होता है हमारी रन टाइम लाइब्रेरी में, रन टाइम लाइब्रेरी, ठीक है। तो हमारे यहां से क्या होगा, हमारे जो ऑब्जेक्ट कोड होंगे वो क्या हो जाएंगे, लिंक होंगे। लिंक होने के बाद में हमारे पास क्या बन के आएगा, एक प्रोग्राम। अब तीनों का कॉमन कौन सा हो जाएगा, हमारे पास एक ही प्रोग्राम बन के आएगा। ये क्या होगा, हमारा प्रोग्राम, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आई। इस प्रोग्राम को अब हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को हम लोड करवा सकते हैं। इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोडर में लोड करवाएंगे और जो लोडर होगा आपका वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी में मौजूद होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी, यहाँ पर इसको लोड किया जाएगा एक तरह से। आप ये मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा प्रोग्राम होगा, इस प्रोग्राम को क्या किया जाएगा, लोड किया जाएगा और ये जो होगा लोडर ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में इसको लोड करेगा। यहाँ पर आपकी जो दो चीजें आपको समझ में आ गई होगी, लिंकर और लोडर का हमें क्या जरूरत पड़ी। लिंकर क्या करता है, हमारी ऑब्जेक्ट फाइलों को लिंक करने का कार्य करता है और लोडर क्या करता है, जो हमारा जो प्रोग्राम बन के आने वाला है उस प्रोग्राम को लोड करने का कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी में। ये दो चीजें हमारे पास जो लैंग्वेज प्रोसेसर में हमने पढ़ी है, ठीक है। लिंकर और लोडर प्रोग्राम को लिखने, डिबग करने तथा निष्पादन करने के लिए यूज लिया जाता है, ठीक है। कैसे रही आज की क्लास आपकी। यहाँ पर हमारा पूरा टॉपिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का खत्म हो गया है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आज की। आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम से आपको लगे, कोई भी परेशानी आपको आ रही है तो आप कमेंट में आप मेरे को एग्जाम के बारे में या किसी भी प्रकार के आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख दीजिए। और आशा करता हूँ आपको क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पर हमारे 3 टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। आपको इन सभी के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस मैं आपको एक साथ कराऊंगा। अभी मेरा टारगेट ये रहेगा, आपको इन 45 डेज में मैं पूरा जो क्लास है हमारी, जो पूरे टॉपिक्स है हमारी, वो सारे टॉपिक्स में आपको रिवाइज करा सकूँ अच्छे से, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं, जब वैकेंसी में थोड़ा सा डिले हुआ है तो इसकी वजह से काफी स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हुए हैं और उनका जल्दी से रिवाइज हो नहीं पा रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको रिविजन कराने की। ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट हम इसमें लेकर नहीं चलेंगे, सिर्फ लाइन बाय लाइन हम उनको समझेंगे और हमारा जो पूरा सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी क्लासेस यूट्यूब पर अच्छी लग रही है तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके इन्हीं सपोर्ट की वजह से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और इस मोटिवेशन से हम कोशिश करते हैं आगे जो हमारी क्लासेस है उनको और अच्छी से अच्छी हम बना सकें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ कल, और थैंक यू।